नमस्कार। सोचिए कि आपका एयरपोर्ट पर चेक इन का टाइम है, आप पहुंचती हैं और पता चलता है कि आपकी फ्लाइट कैंसल्ड है। और सिर्फ आपकी नहीं। हाँ, सिर्फ मेरी नहीं, सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसल्ड हैं। एयरपोर्ट पर हजारों लोग फंसे हैं। मतलब पूरा केओस है और कोई जवाब नहीं मिल रहा। ये किसी बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसी ही रियल लाइफ सिचुएशन की पड़ताल कर रही हैं जहां भारत का एक मेजर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अचानक ठप पड़ गया और दूसरे ने लगभग रातों रात आकर उस पूरे गैप को भर दिया। हाँ, ये एक जबरदस्त केस स्टडी है कि कैसे क्राइसिस को मैनेज किया गया। हम बात कर रहे हैं उस वाकये की जब इंडिगो एयरलाइंस ने मास कैंसिलेशंस की, और ठीक उसी वक्त इंडियन रेलवेज ने जो किया वो किसी मिरेकल से कम नहीं लगता। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे पास सोर्सेज का एक पूरा स्टैक है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जिसे हम PIB भी कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एजेंसी, उनकी प्रेस रिलीजेस हैं। साथ में हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे बड़े अखबारों की ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि पर्दे के पीछे असल में हुआ क्या था। इंडियन रेलवेज ने इतनी तेजी से ये सब मैनेज कैसे किया, और इस ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा था। हाँ, और सबसे जरूरी, जमीन पर यानी स्टेशनों पर फंसे हुए यात्रियों पर इसका क्या असर हुआ। तो चलिए इस पूरे ऑपरेशन को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये संकट शुरू कैसे हुआ। हमें पता है कि इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई, लेकिन इसका स्केल कितना बड़ा था। स्केल काफी बड़ा था। कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि कुछ ही दिनों के अंदर इंडिगो ने 100 से ज्यादा फ्लाइट्स एक दिन में कैंसिल करना शुरू कर दिया था। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रोजाना। जी। अब 100 फ्लाइट सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन एक एयरबस A320 में लगभग 180 सीटें होती हैं। तो एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो रोजाना 18,000 से ज्यादा पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड। एयरपोर्ट्स पर अचानक हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई जिनके पास कोई प्लान भी नहीं था। 18,000 लोग एक दिन में। और ये तो सिर्फ एक एयरलाइन की बात है। जाहिर है इस केओस का असर दूसरी एयरलाइंस पर भी पड़ा होगा। टिकट के दाम तो आसमान छूने लगे होंगे। एग्जैक्टली। और यही वो पॉइंट था जहां सरकार को दखल देना पड़ा, और रिस्पॉन्स आया रेलवेज की तरफ से। PIB ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि इस क्राइसिस को संभालने के लिए इंडियन रेलवेज अगले 3 दिनों में 89 स्पेशल ट्रेन सर्विसेज चलाएगा। 89 स्पेशल ट्रेनें। हाँ, जिनके 100 से ज्यादा फेरे होंगे। ये एक डायरेक्ट और बहुत पावरफुल रिस्पॉन्स था। ओके, तो सरकार ने अपने सबसे भरोसेमंद नेटवर्क रेलवे को मैदान में उतारा। लेकिन 89 स्पेशल ट्रेनें, 100 से ज्यादा ट्रिप्स, ये तो सिर्फ नंबर्स हैं। एयरपोर्ट पर फंसे उस यात्री के लिए जिसका घर जाने का प्लान पूरी तरह बिगड़ चुका है, इसका असल मतलब क्या था। क्या इन ट्रेनों में वाकई इतनी कैपेसिटी थी कि वो इस भारी भीड़ को अब्सॉर्ब कर सके। ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। चलिए इस नंबर्स को थोड़ा तोड़कर देखते हैं। ठीक है। PIB ने कहा 100 से ज्यादा फेरे, तो हम कैलकुलेशन के लिए 100 फेरों का बेस फिगर लेते हैं। ठीक है, 100 ट्रिप्स। अब 2 सिनारियोज देखते हैं। एक कंजर्वेटिव मतलब लो कैपेसिटी सिनारियो। मान लीजिए हर ट्रेन में औसतन 600 यात्री हैं, जैसे कुछ शॉर्ट डिस्टेंस या अनरिजर्व ट्रेनों में होते हैं। तो 100 फेरों का मतलब हुआ 60,000 सीटें। 60,000 सीटें 3 दिनों में, ये भी काफी है। लेकिन क्या ये हजारों फंसे हुए लोगों के लिए काफी था। शायद नहीं। इसलिए दूसरा सिनेरियो देखना जरूरी है जो ज्यादा रियलिस्टिक है, हाई कैपेसिटी सिनेरियो। अच्छा। अगर हम लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें तो एक ट्रेन में आराम से 1200 यात्री या उससे ज्यादा सफर करते हैं। हाँ, ये तो होता है। अब इस फिगर से 100 फेरों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंकड़ा पहुंचता है 1,20,000 सीटों पर। वाओ, 1,20,000 सीटें। तो हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि रेलवे ने सिर्फ 72 घंटों के अंदर 60,000 से लेकर 1,20,000 एक्स्ट्रा सीट सिस्टम में डाल दी। ये तो गेम चेंजर रहा होगा। बिल्कुल, ये वो क्रिटिकल रिलीफ था जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी। ये दिखाता है कि रेलवे के पास कितनी जबरदस्त लेटेंट कैपेसिटी है जिसे क्राइसिस के वक्त एक्टिवेट किया जा सकता है। एक मिनट, यहीं पर मेरे लिए बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। हम इंडियन रेलवेज की बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े और कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स में से एक है। सही बात है। ये कोई फूड डिलीवरी ऐप तो है नहीं कि सर्च प्राइसिंग लगाकर 100 एक्स्ट्रा ड्राइवर्स सड़क पर उतार दिए। 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रिप्स का मतलब है 100 से ज्यादा ट्रेनें, उनके लिए पायलट्स, गार्ड्स, टिकट चेकर्स और सबसे बड़ी चुनौती, ट्रैक पर जगह। हाँ, पहले से भरे हुए ट्रैक्स पर उनके लिए रास्ता बनाना। ये तो किसी लॉजिस्टिकल नाइटमेयर जैसा लगता है। ये सब रातों रात हुआ कैसे।
हाँ, नाइटमेयर सही शब्द है। लेकिन ये एक ऐसा नाइटमेयर है जिसके लिए रेलवे हमेशा तैयार रहता है। अच्छा। जो बाहर से एक चमत्कारी ओवरनाइट रिस्पॉन्स लगता है, वो असल में एक वेल ऑयल्ड, पहले से तय की गई क्राइसिस मैनेजमेंट मशीन का नतीजा है। इसके पीछे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। मतलब ये कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं था, ये पहले से प्लान था। एग्जैक्टली। रेलवे इसे इमरजेंसी की तरह नहीं देखता, वो इसे एक स्टैंडर्ड सर्च प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने की तरह देखता है। अच्छा, जैसे त्योहारों के समय होता है। बिल्कुल, ये वही प्रोटोकॉल है जो हर साल दिवाली, छठ पूजा या कुंभ मेले के दौरान इस्तेमाल होता है। इस पूरे ऑपरेशन को हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन। मतलब एक टॉप डाउन अप्रोच। रेल मंत्रालय और पीआईबी ने दिल्ली से एक सेंट्रल डायरेक्टिव जारी किया। ये एक जनरल के ऑर्डर की तरह था। इसके बाद अलग अलग जोनल ऑफिस, जैसे सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, जो फील्ड कमांडर्स की तरह हैं, उन्होंने एक्शन लिया। और उन्होंने तय किया कि कौन से रैक हाँ, कौन से ट्रूप्स यानी कौन से रैक और स्टाफ को डिप्लॉय करना है और किन रूट्स पर। ठीक है, तो ऑर्डर ऊपर से आया और एग्जीक्यूशन जोनल लेवल पर हुआ। लेकिन दूसरा हिस्सा रिसोर्सेस का, ये स्पेयर ट्रेनें और स्टाफ कहाँ से आए? क्या ये हमेशा स्टैंड बाय पे रहते हैं? ये दूसरा और सबसे क्रूशल पार्ट है, रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा रैक्स चाहिए। ये रैक हवा से तो नहीं आते। सही बात है। इन्हें यार्ड में खड़े मेंटेनेंस रेक्स या स्टैंड बाय रेक्स से निकाला जाता है। ये वो ट्रेनें होती हैं जो रूटीन सर्विस या रिपेयर के लिए लाइन से हटाई गई होती हैं। मतलब एक तरह से रिजर्व फोर्स को बुला लिया गया। और क्रू का क्या? पायलट्स, गार्ड्स? उनके लिए भी यही सिस्टम है। जो स्टाफ छुट्टी पर होता है या जिनके ड्यूटी आवर्स कम होते हैं, उन्हें वापस बुलाया जाता है। ओवरटाइम शेड्यूल बनाए जाते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम था इन नई ट्रेनों के लिए ट्रैक पर स्लॉट बनाना, वो भी रेगुलर ट्रेनों के शेड्यूल को ज्यादा डिस्टर्ब किए बिना। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करने जैसा है। और तीसरा हिस्सा जाहिर है टिकटिंग का होगा। लोगों तक ये सीटें पहुंची कैसे? हाँ, तीसरा हिस्सा था टिकटिंग। जैसे ही ट्रेनें फाइनल हुई, IRCTC, जो रेलवे की अपनी ऑनलाइन टिकटिंग वेबसाइट और ऐप है, उस पर और स्टेशन काउंटरों पर इन स्पेशल ट्रेनों के टिकट बुकिंग के लिए खोल दिए गए। और जानकारी भी तेजी से फैलाई गई होगी। बिल्कुल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तो एक तरफ एयरपोर्ट्स पर क्योस था और फिर ये पूरा का पूरा क्राउड रेलवे स्टेशंस की तरफ शिफ्ट होने लगा। जमीन पर इसका असर क्या हुआ होगा? मैं तो सोच रही हूँ कि पटना, हावड़ा, मुंबई CST जैसे बड़े स्टेशनों पर तो कदम रखने की जगह नहीं बची होगी। आपकी सोच बिल्कुल सही है। रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि फ्रस्ट्रेटेड पैसेंजर्स का एक मैस माइग्रेशन हुआ एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशनों की ओर। ये तो वो लोग भी होंगे जो शायद सालों से ट्रेन में नहीं बैठे थे। बिल्कुल, लेकिन अब उनके लिए ये लाइफलाइन थी। स्टेशनों पर भीड़ अचानक कई गुना बढ़ गई। तो इन स्पेशल ट्रेनों ने राहत तो दी, लेकिन एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी होगी। एग्जैक्टली। ये एक क्लासिक केस था ऑफ सॉल्विंग वन बॉटलनेक बाय क्रिएटिंग अनदर। एयरपोर्ट की कतार बस हटकर रेलवे स्टेशन पर आ गई। इन स्पेशल ट्रेनों से फंसे हुए यात्रियों को इमीडिएट रिलीफ तो मिला, लेकिन स्टेशनों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव आ गया। वेटिंग रूम्स भर गए, टिकट काउंटरों पर लंबी लंबी लाइनें लग गईं और क्राउड कंट्रोल सिस्टम्स की लिमिट टेस्ट हो गई। और टिकट भी बहुत जल्दी बिक गए होंगे। हाँ, टिकट बहुत तेजी से बिक गए, जिससे कई लोगों को निराशा भी हुई। मैं सोच रही हूँ, अगर ये लोग 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनें इतनी जल्दी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। आप इतनी तेजी से बिना कुछ कॉर्नर्स कट किए काम नहीं कर सकते हैं ना। इस तरह के इमरजेंसी ऑपरेशन के छुपे हुए कॉस्ट्स या रिस्क्स क्या होते हैं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसमें कई शॉर्ट टर्म रिस्क होते हैं। सबसे पहला और बड़ा रिस्क है रेक अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। रेक की उपलब्धता और रखरखाव। हाँ, जैसा मैंने कहा, मेंटेनेंस के लिए रखे गए रैक को इस्तेमाल करने का मतलब है कि उनकी प्रॉपर सर्विसिंग में देरी हो जाती है। तो ये ऐसा है जैसे कोई स्प्रिंटर बिना ठीक से वार्म अप किए रेस तोड़ ले। वो रेस जीत तो सकता है, लेकिन मसल पुल करने का रिस्क, या इस केस में आगे जाकर टेक्निकल स्नैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी। आज की समस्या को हल करने के लिए आप कल की एक संभावित समस्या को न्योता दे रहे हैं। और दूसरा बड़ा रिस्क है टाइम टेबल कोलिजन। भारत के व्यस्त रेल रूट्स पर, जहां हर कुछ मिनट में एक ट्रेन गुजरती है, वहां 100 अतिरिक्त ट्रेनों के लिए जगह बनाना मतलब मौजूदा ट्रेनों में देरी होना तय है। बिल्कुल, मौजूदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल में देरी होना लगभग तय है। टाइम टेबल को बैलेंस करना एक बहुत ही नाजुक काम है। और मौसम का फैक्टर भी तो होगा। ये सब सर्दियों में हो रहा था, मतलब उत्तर भारत में कोहरा एक बड़ी समस्या होती है। हाँ, ये तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्क है। उत्तर भारत में सर्दियों में कोहरे की वजह से ट्रेनों की स्पीड वैसे ही कम हो जाती है, तो इन स्पेशल ट्रेनों से मिलने वाला समय का जो फायदा था वो कम हो सकता था और यात्रा का समय बढ़ सकता था।
और चौथा रिस्क जिसे हमने अभी छुआ, स्टेशन पर ओवरक्राउडिंग और सिक्योरिटी। जी, अचानक बढ़ी हुई भीड़ से स्टेशनों पर सिक्योरिटी और साफ सफाई बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। चूक होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो हाँ, रिस्पॉन्स बहुत प्रभावी था, लेकिन ये बिना रिस्क के नहीं था। ये ट्रेड ऑफ्स का खेल था। ठीक है, तो ये सब सुनने के बाद अगर कोई सुनने वाला भविष्य में ऐसी स्थिति में फंस जाए, फ्लाइट कैंसिल, स्टेशन पे भीड़, तो उसे क्या करना चाहिए? सोर्सेज में यात्रियों के लिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई थी। हाँ, बिल्कुल, और ये सलाह काफी काम की है। सबसे पहली और जरूरी चीज, जानकारी के लिए सही सोर्स पर जाएं। मतलब सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा ना करें? बिल्कुल नहीं। IRCTC और जोनल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक करें। सारी स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट और शेड्यूल वहीं पर सबसे पहले अपडेट होता है। तो सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। एब्सोल्युटली। दूसरा, स्टेशन पर टिकट काउंटर की लंबी लाइनों में खड़े होकर समय बर्बाद करने से बचें। जहां तक संभव हो, IRCTC ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करें। इससे आपका समय और एनर्जी दोनों बचेंगे। एंड बी क्विक अबाउट इट, आई अज्यूम, क्योंकि हजारों लोग एक साथ बुकिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। और तीसरा, स्टेशन पर नॉर्मल से थोड़ा जल्दी पहुंचें। ऐसी स्थितियों में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ ज्यादा होती है, तो लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए बफर टाइम लेकर चलना ही समझदारी है। ये तो हुई यात्रियों की बात। इस पूरे अनुभव से अधिकारियों के लिए क्या सीखने को था? इस तरह के ऑपरेशन को भविष्य में और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अधिकारियों के लिए भी कुछ साफ सिफारिशें थीं। पहली, क्लियर कम्युनिकेशन, स्पष्ट संचार। हाँ, स्टेशनों पर साफ अनाउंसमेंट्स और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि यात्रियों को ट्रेनों और प्लेटफॉर्म्स की सही जानकारी मिलती रहे और कंफ्यूजन कम हो। कंफ्यूजन से ही पैनिक फैलता है। सही कहा। दूसरी, क्राउड मैनेजमेंट के लिए RPF या स्थानीय पुलिस की अतिरिक्त तैनाती जरूरी है, खासकर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और प्लेटफॉर्म्स पर। और सबसे जरूरी, ऑपरेशन खत्म होने के बाद। इस इमरजेंसी तैनाती के बाद उन रेकों की हेल्थ को अच्छी तरह मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, जिन्हें जल्दी में सर्विस में लगाया गया था। उनकी ओवरड्यू मेंटेनेंस को प्राथमिकता पर पूरा करना, ताकि भविष्य में कोई सेफ्टी इशू ना हो। तो कुल मिलाकर देखें तो इंडियन रेलवेज का ये रिस्पॉन्स, जिसमें 89 स्पेशल सर्विसेज को इतनी तेजी से एक्टिवेट किया गया, एक बड़े नेशनल ट्रांसपोर्ट क्राइसिस के लिए एक बेहद प्रभावी और प्रभावशाली समाधान था। बिल्कुल। इसने सिर्फ 3 दिनों में सिस्टम में 1 लाख से ज्यादा सीटें जोड़ी और एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोगों को एक ठोस राहत दी। ये घटना सिर्फ इंडियन रेलवेज की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को ही नहीं दिखाती, बल्कि ये भी उजागर करती है कि एक राष्ट्रीय नेटवर्क के तौर पर ये कितना रेजिलिएंट है। मतलब जरूरत पड़ने पर ये देश की ट्रांसपोर्ट बैकबोन के रूप में काम कर सकता है। हाँ, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, चुनौतियां भी थीं। रेकों की उपलब्धता, स्टेशन पर भीड़ का प्रबंधन और कोहरे जैसी मौसमी बाधाएं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल पर आकर रुकती है, जिस पर सोचना चाहिए। इस तरह की घटना के बाद क्या हमें परिवहन के किसी एक माध्यम पर, जैसे हवाई यात्रा, अपनी निर्भरता के बारे में फिर से सोचना चाहिए? या फिर ये इस बात का सबूत है कि हमारे पास एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत बैकअप सिस्टम है, जो संकट के वक्त हमेशा हमें संभालने के लिए तैयार रहता है?